आज की जनमानस की सबसे बड़ी समस्या और कॉमन समस्या है स्लिप डिस्क। मेरे ख्याल से हर दूसरा या हर पांचवा घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने जीवन में कभी स्लिप डिस्क या कमर दर्द से रूबरू ना होना पड़ा। कभी घर में भारी काम पड़ गया तो उसको कमर दर्द हो गया, कभी उसने जो है भारी वजन उठा लिया तो कमर दर्द हो गया। सामान्य तौर पे जो है लोग ये जो दर्द आ जाता है तो उसमें आराम वगैरह करने से भी आराम मिल जाता है, लेकिन कई बार समस्याएं बढ़ जाती हैं। डिस्क जो है हर्निएट हो जाती है, यानी कि जिस बीमारी को स्लिप डिस्क बोलते हैं वो असल में अच्छी खासी हो चुकी होती है। जब तक एक आध दिन की बीमारी या एक आध हफ्ते की बीमारी होती है तो सामान्यतः हम लोग उसको एक्यूट कंडीशन में लेते हैं। एक्यूट लो बैक पेन 6 महीने से पुरानी हो गई तो सब एक्यूट, या इससे ज़्यादा हो गई तो फिर क्रोनिक में हम इस बीमारी को गिनते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब बीमारी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको उतना ही ठीक करना कठिन हो जाता है। इस बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके फिजिक्स को समझना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। कुल 24 इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं। इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीचों बीच में न्यूक्लियस पल्पोसा होता है, और इस न्यूक्लियस पल्पोसा पे जब वजन पड़ता है तो ही ये चीज़ों को कभी फैलता है कभी सिकुड़ता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि चीज़ों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, भार को अपने अंदर समा लेता है, भार को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैल करके। जो हमारी वर्टिब्रास होती हैं, इस पे जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, जो हमारे शरीर पे वजन पड़ रहा है, जो हमें मूवमेंट्स करने हैं, इन मूवमेंट्स को करने के लिए जब हमारी मसल्स और लिगामेंट किसी मूवमेंट को करते हैं तो उसको पोजीशन देने में भी न्यूक्लियस पल्पोसा का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब हम कोई सामान उठा रहे होते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा भारी वर्क कर रहे होते हैं तो इस भारी वर्क के दौरान न्यूक्लियस पल्पोसा पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो एनुलर रिंग्स को तोड़ करके हमारी स्पाइनल कॉर्ड को टच कर जाता है। जब ये टच करता है तो ही इसको बोलते हैं डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क। होता क्या है जब ये न्यूक्लियस पल्पोसा या डिस्क जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को टच करता है तो उसके पास वाली जगह, जैसे कि अगर ये सर्वाइकल में टच कर रहा है तो ऊपर की साइड दर्द अक्सर पता चलता है। यदि एक ज़्यादातर तो कमर में ये दिक्कत देखने को मिलती है, तो जब कमर में डिस्क या स्पाइनल कॉर्ड पे टकराता है तो पैरों में नीचे की तरफ दर्द देखा जाता है। सामान्य तौर पे लोग इसे सैटिका का भी नाम लेते हैं कि सैटिका हुआ है, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम हुआ है। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। अब मान लेते हैं स्लिप डिस्क हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको स्लिप डिस्क हुआ है तो जो अन्य लोग करते हैं कि सबसे पहले तो आपको बेड रेस्ट लेना, कम से कम 3 दिन 5 दिन का बेड रेस्ट तो लीजिए। यदि इसमें आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने जनरल पास के डॉक्टर को दिखा करके पेन किलर्स या योगा या एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, और नहीं मिलता है आराम तब फिर जो है आप अपने बड़े डॉक्टर के पास भी जाते हैं। बड़े डॉक्टर ने देखा और उसको समझा, इसके लिए उन्होंने आपकी MRI कराई। तो आप अपनी MRI को देखिए, MRI में क्या बीमारी निकली है, MRI को उस बीमारी के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से समझिए। यदि आपको स्लिप डिस्क है तो वो क्या करेंगे। और ख़ास तौर पे स्लिप डिस्क में जो कॉमनली डॉक्टर करते हैं, शुरुआत में एक पेन किलर, एक स्टेरॉइड, एक मल्टीविटामिन। पेन किलर से पेन कम हो जाएगा, स्टेरॉइड से थोड़ा सा हीलिंग मिल जाएगी, मल्टीविटामिन से हीलिंग मिल जाएगी। बट कई बार क्या होता है 6-6 महीने के बाद भी पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है। वो फिजियोथेरेपी भी कराता है, फिजियोथेरेपी के बाद भी यदि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो क्या करें। तब हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सर्जरी की सलाह दे देते हैं। सर्जरी की सलाह से मरीज घबरा जाता है और ये एक उसके सामने समस्या बन जाती है। ज़्यादातर एक कॉमन है स्लिप डिस्क हो गया है, यानी कि जो गद्दी है वो नस को टच कर रही है, उस पर दबाव आ गया। उसके दबाव को हटाने के लिए यदि अब डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है तो आप ऑपरेशन में जाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है कुछ अलग करते हैं। हम आपको बताना चाहिए हम क्या करते हैं। देखिए हमारे जो ट्रीटमेंट में है, जिसको हम NSDR बोलते हैं, नॉन सर्जिकल डिस्क रिहेबिलिटेशन, इसमें क्या होता है सबसे पहले हम कटिबस्ती करते हैं। व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार उसको सूट करने वाला जो औषधीय तेल है उसको हम चूज़ करते हैं और उसकी कटिबस्ती दी जाती है, जिससे कि उसकी रीढ़ की हड्डी में या कमर में या
बीच के हिस्से में या सर्वाइकल के हिस्से में जहाँ पर भी मसल स्पाज्म हुआ है, लिगामेंट्स डैमेज हुए हैं, डिस्क डैमेज हुई है, उस जगह पे जो कटिवस्ती दी जाती है उससे वो हील होती है। कटिवस्ती से जो लिगामेंट्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं, उसकी रीहीलिंग होती है और वो सॉफ्ट होती है। साथ ही साथ हम पेशेंट को पेट के बल लिटा करके उसे भुजंगासन करने के लिए कहते हैं। सामान्यतः फिजियोथेरेपिस्ट भी इस एक्सरसाइज को एक्सटेंड एक्सरसाइज कहते हैं, करवाते भी हैं पेशेंट्स को, परंतु कहीं ना कहीं वो एक ड्राई एक्सरसाइज होने की वजह से महीनों की एक्सरसाइज के बावजूद कई बार पेशेंट्स को आराम नहीं मिलता है। और वो दूसरा जो होता है वो करते हैं ट्रैक्शन। हमारे में थोड़ा सा अंतर होता है, हम पहले करते हैं कटिवस्ती करने के बाद में पेशेंट को भुजंगासन कराते हैं। भुजंगासन के दौरान ही जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसको वर्टिब्रा पे ऐसी पोजीशन देते हैं जिससे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ज़्यादा फैले, और ज़्यादा फैलने के लिए उसके ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, तो वो भी करते हैं। उस प्रेशर के साथ में जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क फैलती है तो उसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बाहर निकला हुआ न्यूक्लियस पल्पोसा प्लस जो डिस्क होती है जो बाहर नर्व को कंप्रेस कर रही होती है वो कुछ हद पीछे तक आ जाती है या डिकम्प्रेस हो जाती है। अब डिकम्प्रेस होने के बाद में ये तो दोबारा भी कंप्रेस हो सकती है। यहाँ पे उसको रिजेनरेट करने के लिए हमारी कटिवस्ती काम आती है, और कुछ और डिकम्प्रेशन एक्सरसाइजेज होती हैं। उस डिकम्प्रेशन एक्सरसाइज को पेशेंट को घर पे बोला जाता है। इसी प्रकार कुछ लेप होते हैं जो उस घाव को बहुत तेज़ी से भरने व वहाँ की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यही अंतर है दूसरे डॉक्टर्स की थेरेपीज़ में और हमारे पंचकर्मा थेरेपीज़ में, दूसरे डॉक्टर्स की थेरेपीज़ में और हमारे यहाँ की NSDR थेरेपी में। पेशेंट को बहुत जल्दी 30 से 40 दिनों के अंदर रिलैक्स मिल जाता है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, जो प्रेशर पड़ने की वजह से कैनाल का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम हो जाता है, वह इस थेरेपी से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ डिस्क की हाइट भी अपनी जगह पे लेवल पे आती है, और यदि उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ है तो वह भी ठीक होता है। एक बीमारी होती है एंटीरियोलिस्थिसिस, सेम जगह पे हड्डी अपनी जगह से आगे पीछे हट जाती है। इस थेरेपी की वजह से कटिवस्ती और स्पाइन अलाइनमेंट की वजह से उसको भी अपनी जगह पे वापस लाया जा सकता है। इसका आपको स्लिप डिस्क ना हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो एक एक्सरसाइज होती है कैमल कैट। सामान्य तौर पे आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या मान लीजिए कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देगा, या यूँ समझ लीजिए जैसे बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए घोड़ा बनते हैं ना, दोनों हाथ सीधे और घुटने मोड़ के रख लेते हैं, तो कभी उसमें कमर को नीचे करना है, कभी ऊपर करना है। इस प्रकार की एक्सरसाइज को डेली कम से कम 20 बार करेंगे तो भी आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस कम रहते हैं। यह रेगुलर एक्सरसाइज है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज को करते रहने से आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं। स्लिप डिस्क क्या, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको स्लिप डिस्क होगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछें। आप हमारा वीडियो यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे दिया हुआ बटन सब्सक्राइब का उसको दबा दें, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें, और घंटी का बटन दबा दें जिससे आपको मैसेज नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे ऊपर दिए हुए नीले बटन को क्लिक करें और हमें फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र यार रिश्तेदारों को भेजने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।